बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब किस नंबर 460 मुलाहिज़ा फरमाएं। रब्बी कमाल का शख्स था। उसकी उम्र 125 साल के करीब थी। उसके साथ ही वो इन दिनों आर्ज़ाए कल्ब में भी मुब्तला था। उसके बावजूद भी उसने पलक झपकने में खुद को संभाल लिया। एक लम्हा साकत खड़े रहने के बाद वो बड़े सुकून से बिस्तर पर बैठ गया। फिर मेरी जानिब देखते हुए मुशफ़क़ाना लहजे में बोला, वहीदान मेरे बच्चे, बिलाखिर तुम मुझ तक पहुंच ही गए। मुझे गाली ना दो मोशे खाइमन। मैंने चीख से मुशाबा लहजे में कहा, अगर मेरे दिमाग का टेम्परेचर बढ़ गया तो वो कुछ हो जाएगा जिसका तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। मैं जानता था इस साउंड प्रूफ बेडरूम में से कोई आवाज़ बाहर नहीं जा सकती। इसके अलावा मुझे ये इत्मीनान भी हासिल था कि रब्बी के सिवा इस बंगले में और कोई शख्स मेरी जानिब मेरी नज़र उठाने के काबिल नहीं है और रब्बी पर मैंने उकाबी निगाह रखी हुई थी, लिहाजा दिल की बुड़ास निकालने में कोई कबाहत नहीं थी। इस शख्स के करतूतों ने मेरे दिलो दिमाग को तनूर सा बना दिया था। वो मेरे चिल्लाने के जवाब में बड़े सब्र से मुस्कुराया और तकिए से टेक लगाते हुए गंभीर आवाज में बोला, मुझे यकीन था तुम जरूर आओगे, मैं तुम्हारा ही तो इंतजार कर रहा था। बोलने के दौरान में वो यकटूक मेरी आंखों में देख रहा था। रब्बी बेशुमार पुरअसरार उलूम के अलावा हिप्नोटिज्म का भी माहिर था। उम्र रसीदा और दिल का मरीज हो जाने के बावजूद भी उसकी आंखों में पाई जाने वाली मकनातीसी कुव्वत से इनकार मुमकिन नहीं था। मैंने पलक झपकने में महसूस कर लिया वो मुझे अपनी आंखों की गिरफ्त में लेना चाहता है, लेकिन आज मैं उसकी ऐसी वैसी कोशिश को कामयाब कराने के मूड में नहीं था। इन लम्हात में मैंने अपने अंदर एक तरगीबी आवाज को उभरते हुए महसूस किया। वो आवाज चुपके चुपके मेरी बातनी समात में ये हिदायत उंडेल रही थी, वहीदान इस शख्स की आंखों में लगातार ना देखो। तुम अच्छी तरह जानते हो ये मसमरीज़म हिप्नोटिज्म का बहुत बड़ा माहिर है। कहीं ये अपनी किसी पुरअसरार सलाहियत को इस्तेमाल करके बादी ना पलटते। ये महज जिस्मानी तौर पर कमजोर हुआ है। इसके दिमाग और रूह में अब भी बेपनाह तवानाई भरी हुई है। तुम इसकी निगाह से निगाह मिलाने की कोशिश ना करो और जितनी जल्दी मुमकिन हो सके तुम अपने काम को निपटा कर यहाँ से निकल जाओ। बादी के आखिरी मरहले पर खेल को बिगड़ना नहीं चाहिए। मुझे ये समझने में कतई कोई मुश्किल पेश ना आई कि इस वक्त मेरे अंदर कौन बोल रहा था। वो अदम तशद्दुद के हामी जो खांग टेम्पल के चीफ लामा चिंग फोरन पूशी के सिवा और कोई नहीं हो सकता था। मैं उसकी हिदायत को नजरअंदाज करने की गलती नहीं कर सकता था। मैंने साहिल की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें मेरी मदद करना होगी। वो कोई सवाल किए बगैर मेरे करीब आ गई। रब्बी ने ठहरे हुए लहजे में इस्तफसार किया, तुम क्या करना चाहते हो वहीदान? जो कुछ भी होगा तुम्हारे सामने ही होगा। मैंने उसकी तरफ देखते बिना कहा, लिहाजा किसी तशवीश में मुब्तला होने की जरूरत नहीं है। खामोश बैठे मेरी कार्रवाई और कारकर्दगी देखते रहो। अल्लाह ने पहली मर्तबा तो तुम्हारी खातिर तबादे का मौका दिया है, थोड़ी सी खिदमत मुझे भी कर लेने दो। बात खत्म करते ही मैंने खतरनाक गन साहिल को थमा दी और सनसनाते हुए लहजे में उसे हिदायत दी, तुम अपने कदरदाम मेजबान को इस तरह अपने निशाने पर लिए रखो कि ये मेरी किसी कार्रवाई में कोई मुदाखलत ना करने पाए। इसने तुम्हारा बहुत ख्याल रखा है। उस मोहब्बत और नवाजिश का सिला तुम भी दो, लेकिन एक बात का ख्याल रखना। मैंने ड्रामाई अंदाज में जुमला अधूरा छोड़ा, फिर एक लम्हे के तवक्कुफ के बाद इजाफा करते हुए कहा, भूल कर भी इसकी आंखों में देखने की कोशिश ना करना। ये शख्स बहुत बड़ा नमूना बात है, अपनी आंखों की मदद से नमूना बादी करता है और पिछले कुछ अरसे में तुमने इसकी नमूना बादी के बहुत से नमूने देखे होंगे। साहिल ने बड़े इत्मीनान के साथ गन मेरे हाथ से ले ली और पूरा अज़म लहजे में बोली, तुम फिक्र ना करो वहीदान, मैं तुम्हारी मर्जी के खिलाफ इसे एक सांस भी लेने नहीं दूंगी। उन दोनों की तरफ से मुतमईन होने के बाद मैं अपने काम में मसरूफ हो गया। सबसे पहले मैंने रब्बी के सेल फोन पर कब्जा किया। एक कसीरुल मालियत मोबाइल फोन को ऑफ करके मैंने अपने बैग में पहुंचा दिया। फिर उसी बैग में से चंद मुफीद अशिया बरामद कर ली। मज़कूरा अशिया को मैंने एक तरतीब से मेज पर चुन दिया, फिर बड़ी सूरत से मसरूफ अमल हो गया। आइंदा 1 मिनट के अंदर मैं इस बेडरूम तक आने वाली टेलीफोन की लैंडलाइन को भी मुनक़ते कर चुका था। इस इंतजाम के नतीजे में इतना हो गया कि अब रब्बी इस बंगले से बाहर किसी से रब्ता कर सकता था और ना ही बाहर वाले फोन के रास्ते उससे किसी किस्म की बातचीत काबिल रही थी। रब्बी ने मेरी इस कार्रवाई को बड़ी बर्दाश्त से देखा। उसे अपने तासरात छुपाने में कमाल हासिल था। वह इन लम्हात में बेबसी की जिन मनाजिल से गुजर रहा था, इस सफर का शाइबा तक उसकी सूरत पर कहीं दिखाई नहीं देता था। बिलाशुबा वो एक ताकतवर और बाइख्तियार शख्स था। उसने अपने असर रसूख के बलबूते पर मुझे खासे तवील अरसे तक नारज़ाई की जिंदगी गुजारने पर मजबूर किए रखा था और अब उसकी बारी थी। सारी बात दाव चलने की होती है। कभी रब्बी का दाव चल गया था और उसने मेरी रगे जहां पर तसल्लुत जमा कर मुझे हाथ पांव से माजूर और दिलो दिमाग से मफलूज कर दिया था। अब वो मेरे दाव पर आया हुआ था। दयानतदारी का तकादा तो यही था कि उसका दिया हुआ कर्ज सूद दर सूद लौटाया जाता, मगर उसके एहसानात का करार वाकई बदला चुकाने की मेरे पास मोहलत न थी। मुझे जो कुछ भी करना था चंद मिनट में कर गुजरना था, जबकि उसके साथ शायाने सलूक के लिए एक अरसा दरकार था। ये यकमुश्त नहीं बल्कि किस्त वार उतारने वाला कर्ज था। लेकिन अफसोस कि मेरे पास सिर्फ एक किस्त का कोटा था, एक आखिरी किस्त का कोटा।
मैंने नायलॉन की बारीक लेकिन इंतहाई मजबूत डोरी की मदद से उसके दोनों हाथ पुश्त पर ले जाकर बांध दिए। वो ज़बान और जिस्म की मुख्तलिफ जुम्बशों से मुदाहमत करने की कोशिश करता रहा, लेकिन मैंने उसकी ऐसी कोशिश भी कामयाब होने नहीं दी। बाज़ मुकामात पर मुझे कदरे सख्ती से भी काम लेना पड़ा, मगर बहरहाल मैंने अपना मकसद पूरा कर लिया। इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। यही सलूक मैंने उसके पाँव के साथ भी किया। मैंने नायलॉन की डोरी से बंदिशें लगाते वक्त इस बात का ख्याल रखा था कि वो हजार कोशिश के बावजूद भी अज खुद जकड़ बंदी से आज़ाद न होने पाए। रब्बी ने मौके की नज़ाकत और सूरत-ए-हाल की संगीनी को अच्छी तरह भांप लिया था, इसलिए भी ज्यादा चूं और चरा नहीं की। मेरे खतरनाक तेवर ने उसे बावर करा दिया था कि अगर उसने मेरी कार्रवाई में मुज़ाहम होने की कोशिश की तो मैं कोई इंतहाई कदम उठाने से भी दरेग नहीं करूंगा। उसकी इज्जत एक संगीन इत्तफाक के सबब मेरे हाथ लग गई थी। उसने महसूस कर लिया था कि अगर उसने हीरो बनने की कोई सही दिखाई तो मैं वो रियायत वापस ले लूंगा जो मैंने उसके मामले में अब तक रवा रखी थी। वो बेइज्जती की इस मौके पर हद से गुजरना अफोर्ड नहीं कर सकता था। इस काम से फारिग होने के बाद मैंने बेद पर से मखसूस किस्म का एडहेसिव टेप उठा लिया। इन लम्हात में मेरे हाथ बरक रफ्तारी से काम कर रहे थे। मिनटों का काम सैकड़ों में मुकम्मल हो रहा था। मैंने टेप के रूल में से 3 मुनासिब लंबाई की पट्टियां काट ली। फिर एडहेसिव टेप की इन पट्टियों को मैंने खास तरतीब के साथ रब्बी मोशी खाइमन के होंठों पर चिपका दिया। इस एडहेसिव टेप में क़यामत की जकड़न और पकड़ थी। वो किसी चिमटे के मानी चिपक जाता और किसी जौ की तरह चिपकते ही चूसने का अमल शुरू कर देता था। मेरे चिपका हुई इस खामोश टेप ने रब्बी की कुव्वत गोयाई चूस ली थी। वो बाइख्तियार शख्स अपनी बेइख्तियारी की घड़ियों में जबान हिलाने के काबिल नहीं रहा था। उसके होंठों से कोई लफ्ज कैसे खारिज होता। रब्बी की बेबसी पर मैं शश कर उठा, जबकि इन लम्हात में वो गश करने का तमन्ना ही नजर आया। बेचारगी और एहसास जिल्लत के हाथों मजबूर होकर उसने आंखें बंद कर ली। मैंने तल्ख लहजे में कहा, मोशे खाइमन, तुम मेरी इस कार्रवाई पर हैरान जरूर हो रहे होगे। मैंने तुम्हारे होंठों पर चिपकने वाला ये मॉडर्न कफल क्यों डाला है? इस साउंड प्रूफ कमरे में तुम्हारे हाथ पांव बांध देना ही काफी था। तुम्हारी कोई चीख पुकार यहां से बाहर नहीं जा सकती। लेकिन जान लो कि मैंने ये काम एक खास मकसद के तहत किया है। दरअसल मैं तुम्हें एक यादगार और नाकाबिले फरामोश तोहफा देना चाहता हूँ। मुझे ये अच्छा नहीं लगेगा कि तुम्हारे जैसा आली व मुरत्तब और जलीलुल कदर शख्स हकीर से तोहफे के लिए मेरा शुक्रिया अदा करे। मैं तुम्हारी जबान से मशकूरियत के अल्फाज सुनने की गुस्ताखी नहीं कर सकता, इसलिए तुम्हारी कुव्वत गोयाई को सल्ब करने का यह बंदोबस्त किया गया है। बेलम भर को मुतवक्कफ हुआ, फिर सिलसिला कलाम को जारी रखते हुए कहा, इसके अलावा भी मेरा एक खास मकसद है। हमारे दरमियान प्यार मोहब्बत की मुतअद्दिद ज़ख़ीम जिल्दें मुरतब हो चुकी हैं। मेरे पास इतनी फुर्सत नहीं कि मैं इसी बही खाते को खोलकर किसी तोलानी हिसाब किताब में लग जाऊं। मैं सिर्फ तुमसे चंद जरूरी बातें करूंगा और ये चाहूंगा कि इस मौके पर मैं बोलूं और तुम सुनो। तुम्हें बोलने से रोकने के लिए ही मैंने तुम्हारी गोयाई के रास्ते में बंद बांधा है। उसकी बंद आंखों के पीछे से आंसू निकलते देखकर मुझे हैरत हुई। यकीन नहीं आया कि वो मजबूत शख्स रो भी सकता है, मगर सामने की हकीकत को जुटलाया भी नहीं जा सकता। आंसू उसके रोने का एक जीता जागता सबूत थे। तब मैं ये फैसला करने से कासिर रहा कि वो मगरमच्छ के आंसू थे या बेबसी और निदामत के, पेशमानी और पछतावे के, या फरेब और दिखलावे के, और या फिर शर्मिंदगी और बहलावे के। मैंने गंभीर अंदाज में कहा, मोशे खाइमन, मुंह बंद हो जाने के बाद तुम मुझसे कुछ नहीं कह सकते, सिर्फ सुनने पर मजबूर हो। मैंने सुनने के बाद तुम अपने आप से भी कुछ नहीं कह सकोगे। ये तुम्हारे होंठों पर चिपकी हुई मुसीबत तुम्हें एक लफ्ज बोलने नहीं देगी। उसने यकलख्त आंखें खोल दी। मेरे आखिरी जुमले का मफहूम उसके लिए हैरत का बायस था। मैंने ये इरादा जाहिर किया था कि उसे जिंदा छोड़कर जाऊंगा, और यही बात उसके लिए नाकाबिले यकीन थी। वो मुझसे किसी नरमी, छूट या रो रियायत की तवक्को नहीं रखता था। मैंने अपने कहे की तस्दीक उसकी तसल्ली की खातिर मजीद कहा, मैंने गलत नहीं कहा मोशे खाइमन, मैं तुम्हारी जान लेने का इरादा नहीं रखता। मेरी तरफ से तुम्हें खुली छुट्टी है। तुम अपनी तभी मौत तक जिंदा रहने की कोशिश कर सकती हो। बहरहाल मैं सांस लेने के लिए रुका, फिर बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, तुम्हारे पास इस वक्त सिर्फ सुनने का इख्तियार है, इसलिए पूरी तवज्जो से सुनो कि मैं क्या कहने जा रहा हूँ। उसने दोबारा बाइसगी आंखें बंद कर ली। मैंने ठहरे हुए लहजे में कहना शुरू किया, रब्बी, ये एक तवील दास्तान है कि मैं तुम्हारे मुल्क में किस तरह दाखिल हुआ और किस तरह अपने मिशन में कामयाब होने के बाद वापस जा रहा हूँ। तुम्हारी मालूमात की खातिर इतना जरूर ज़हन नशीन कराऊंगा कि यहाँ से निकलने के बाद हम सीधे बिन गोरिन एयरपोर्ट जाएंगे। रास्ते ही में साइल के हुलिये में मुनासिब तब्दीली कर ली जाएगी। थोड़ी देर के बाद हम एक तैयारे में बैठकर उर्दन की तरफ परवाज कर जाएंगे। मैं रब्बी को चक्कर देने के लिए ये मन गढ़त कहानी सुना रहा था। मैंने बात को फैलाते हुए मजीद कहा, मैं आज सुबह जॉर्डन उर्दन से इसराइल आया हूँ। मेरे साथ रानिया नामी एक लड़की भी अमान उर्दन से तिल अवीव इसराइल पहुंची है। साहिल रानिया के बेस में यहाँ से जाएगी। रानिया बड़ी अजीब और गरीब लड़की है। वो कब और किस तरह इसराइल से निकलकर जॉर्डन पहुंचेगी ये मैं जानता हूँ और ना ही मैं तुम्हें बता सकता हूँ। बहरहाल तुम ये सुनो कि उर्दन से हम दोनों यानी साहिल और मैं मुस्तफ़ा और कलसूम की हैसियत से जद्दा सऊदी अरब चले जाएंगे
उस मुकद्दस सरजमीन पर पहुंचने के बाद हम अपनी असली शिनाख्त में आ जाएंगे। फिर उम्रा अदा करने के बाद हम KSA से सीधे कराची पाकिस्तान रवाना हो जाएंगे। मैंने लम्हे भर को रुक कर उसके चेहरे पर नमूदार होने वाले तासरात का जायजा लिया। उसने इस मर्तबा आंखें तो नहीं खोली, अलबत्ता उसके चेहरे की तेजी से बदलती हुई सूरत हाल से मुझे ये अंदाजा कायम करने में चंदा कोई दुश्वारी पेश नहीं आई कि वो शख्स अंदर ही अंदर ज़ेरो ज़बर हो रहा था। जिस्मानी जुम्बिशें उसके वजूद में उठने वाले तूफान का सबूत फराहम कर रही थी। मैंने खनकार कर गला साफ किया और कदरे बुलंद आवाज में कहा, मोशी खैमन, तुम एक बाइख्तियार शख्स हो, इतने ताकतवर के तुम्हारे इशारे अबरू अमेरिका के ईवान सदर में बड़ी बड़ी तब्दीलियां रूनुमा हो जाती हैं। ये सारी तफसील सुनाकर मैं तुम्हें एक किस्म का खुला चैलेंज कर रहा हूँ। तुम अपने तमाम तर वसाइल को इस्तेमाल करके भी मेरा रास्ता नहीं रोक सकोगे। मैंने आइंदा चंद दिनों का अपना लाएमल खोल कर तुम्हारे सामने रख दिया है। तुम अपने इख्तियार और इख्तिदार के घोड़े दौड़ा कर देख लेना। मुझे यकीन है तुम मेरे पाँव की गर्द को भी नहीं पा सकोगे। पकड़ना और पकड़कर किसी किस्म का इम्तिहान लेना तो बहुत दूर की बात है। वो मुंह से कुछ ना बोला, और बोलता भी तो कैसे। मैंने एडिसिव टेप की मदद से उसकी बोलती बंद करने का बड़ा शाफी बंदोबस्त कर दिया था। मोशे खैमन, मैं जानता हूँ तुम दिल के मरीज हो गए हो। मैंने उसके करीब जाकर सनसनीखेज लहजे में कहा, इसलिए मैं तुम पर बड़ा होला हाथ रख रहा हूँ। बहरहाल मैंने तुमसे जिस तोहफे का जिक्र किया है वो देना तो बहुत जरूरी है। तोहफे वाली बात को सुनकर उसने आंखें खोल दी। इन आंखों में पता नहीं क्या था। मैंने उसकी आंखों में देखे बगैर कटीले लहजे में कहा, तोहफे के जिक्र से तुमने किसी ऐसी वैसी गलतफहमी का शिकार नहीं होना। अगर तुम ये समझ रहे हो कि मैं तुम्हारे मतलूबा वो 5 कीमती पत्थर तुम्हारी नजर करने आया हूँ, तो इस सोच को हमाकत के सिवा कुछ नहीं कहा जा सकता। ये 5 रूहानी अहमियत के हामिल पत्थर बुद्ध नील कुंड वाली इबादतगाह की अमानत है, लिहाजा हमेशा उस इबादतगाह के तय खाने में महफूज रहेंगे। और जो शख्स भी इनके उसूल की तमन्ना अपने दिल में जगाएगा, जल्द या बदेर दिल का मरीज हो जाएगा, जैसा कि तुम्हारे साथ हुआ है। मैंने मानी खेद अंदाज में तवक्कुफ किया, फिर बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, लिहाजा तुम उन 5 पत्थरों का ख्याल दिल से निकाल दो। तुम्हारे लिए यही बेहतर है। अगर तुम पूरी दुनिया पर हुक्मरानी के ख्वाब देख रहे हो तो बहुत जल्द इबरतनाक मौत मारे जाओगे। खैर, तुम्हें तोहफे के बारे में बता रहा था। अब ज़बानी कलामी भी क्या बताना, तुम भी क्या याद करोगे। मैं तुम्हें वो तोहफा दिखाई देता हूँ। बात खत्म करती मैं मुड़ा और अपने बैग के पास आ गया। बैग में से मैंने फर्स्ट एड का जरूरी सामान निकाला और दोबारा रब्बी के पास आ गया। इस सामान को मैंने बेड साइड टेबल पर रखा और झुककर अपनी पिंडली पर बंधे हुए खतरनाक खंजर को उसके कवर से निकाल दिया। फिर वो खंजर रब्बी की आंखों के सामने लहराते हुए पूरी सफाकी से कहा, इस खंजर को देख रहे हो मोशी खैमन? मैंने बराह रास्त उसकी आंखों में देखने से इज्तनाब बरते हुए कहा, इस कातिल धार पर तुम्हें खून बड़े वादे तौर पर नजर आ रहा होगा। जानते हो ये किसका खून है? वो जवाब देने की पोजीशन में नहीं था, लिहाजा फटी हुई आंखों से उस कातिल खंजर को देखता चला गया। मैंने अफसोसनाक लहजे में कहा, आई एम रियली वेरी सॉरी। मैं भूल गया था कि तुमने थोड़ी देर पहले चुप शाह का रोजा रख लिया है, इसलिए किसी भी सवाल के जवाब में कुछ नहीं कह सकोगे। चलो कोई बात नहीं, मैं ही तुम्हें बताए देता हूँ। मैंने रुक कर एक गहरी सांस खारिज की और नहायत ही संगीन अंदाज में कहा, यह आला एक कत्ल है। इसके मोहलक ब्लेड पर ताज़ा मकतूल होने वाले 2 कुत्तों का खून लगा हुआ है। मैं कोई गैर नथु खैरे कुत्तों का जिक्र नहीं कर रहा, ब्याला नस्ल वाले उन 2 कुत्तों की बात कर रहा हूँ जिन्होंने तुम्हारे हुक्म पर इस बंगले में नाइट वॉच डॉग की ड्यूटी संभाल रखी थी। मैंने उसी खंजर की मदद से बुल डॉग्स की जोड़ी को हमेशा के लिए खामोश कर दिया है। मैंने एक ऐसे जाविये से उसकी आंखों में देखा जहां से हमारी नजरें बराह रास्त एक दूसरे से नहीं टकराती थी। ये एहतियात बहुत जरूरी थी। रब्बी मोशी खैमन जिस्मानी तौर पर मेरी गिरफ्त में आ चुका था, लेकिन मैंने एक लम्हे के लिए भी उसकी पुरस्रार सलाहियतों को जहन से फरामोश नहीं किया था। मैं जानता था रब्बी दीगर बातनी उलूम के साथ साथ ही मस्मरिज्म और हिप्नोटिज्म का भी माहिर था। अगर एक मरतबा उसी आंखों के राज से मेरे अंदर उतरने का मौका मिल जाता तो कुछ बैद नहीं था वो बाजी को पलट देता। अगरचे मुझे 100% यकीन था वो चाहे कुछ भी कर ले मुझे अपने ट्रांस में नहीं ले सकेगा, लेकिन अपने मिशन की इख्तितामी मरहले में मैं किसी किस्म का रिस्क लेने को तैयार ना था। मैंने एक महफूज तिरछे जाविये से उसकी जादीदा आंखों में सरासीमगी को बड़ी तेज रफ्तारी से तैरते हुए पाया। यूं महसूस होता था जैसे इस खंजर को देखकर रब्बी ने यह सोच लिया हो मैं उसे मौत के घाट उतारने वाला हूँ। मैंने उसकी सोच के आश्कार होते ही जल्दी से कहा, दिल छोटा और दिमाग मोटा ना करो रब्बी। मेरे लहजे में गहरे तंज की काट दी। दिल के मरीज तो तुम हो ही चुके हो, क्या दिमाग का कबाड़ा भी करवाना है? तसल्ली रखो, मैंने तुमसे वादा किया है ना कि मैं यहाँ तुम्हें जिंदा छोड़ कर जाऊंगा। यकीन कर लो तुम्हारा खून मेरे हाथों पर नहीं लिखा हुआ, बस मैं तो तुम्हारी खिदमत में एक हकीर सा नजराना पेश करने जा रहा हूँ। तुम इसे मेरी निशानी समझकर अपने पास महफूज रखना। जब जब तुम्हारी इस नजराने तोहफे और निशानी पर नजर पड़ेगी मैं तुम्हें याद आऊंगा और बहुत टूट कर याद आऊंगा। मेरी इन मुकालमात का उसके चेहरे पर या आंखों में क्या तासुर कायम हुआ मैंने ये देखने की जरूरत महसूस नहीं की और बड़ी बेरहमी से पलटकर उसे औंधा कर दिया। इन लम्हात में मैं बहुत संग दिल और सफाक हो गया था। रब्बी के लिए मेरे दिल में जरा सी भी नरमी मौजूद ना थी।
ठीक है, मैं उसे कत्ल नहीं कर रहा था, लेकिन मैं जो कुछ करने जा रहा था वो कत्ल से कहीं बढ़कर था। अगर मैं उसे मौत के घाट उतार देता तो ये क्या मौत होती। वो पलक झपकने में मरकर सारे जमीलों से आज़ाद हो जाता, और मैं ये नहीं चाहता था। उसने आबहल मुझे मारने वाले अंदाज में मुझे एक अरसे तक अज़ियतनाक जमीलों में डाले रखा था। मैं क्यों कर उसे आज़ाद कर देता। मैं उसे एक ऐसे आज़ाब में मुबतला करना चाहता था कि वो मेरे दिए हुए तोहफे को देखकर हर रोज़ सैकड़ों मरतबा मौत से मुआनका करे, लेकिन मौत की गोद में सर रखने का उसे मौका ना मिले। मैं उसे ऐसे स्केल पर मारना चाहता था वो जब तक भी जिंदा रहता अपने लिए और पूरी यहूदी कौम के लिए नमूना इबरत बना रहता। मैंने मोशे हाइमन के दोनों हाथों को पुश्त पर बांधा था। जब वो ऊंधा हुआ तो बंधे हुए हाथ उसके जिस्म के ऊपर आ गए। मैंने दोनों हाथों की कलाइयों को एक दूसरे के ऊपर रखकर मजबूत बंदिशें लगाई। इन हाथों की उंगलियां हरकत के लिए आजाद थी। मैं रब्बी के ऊपर झुका और अपने खंजर की दाढ़ को उसकी शहादत की उंगली पर आजमाने लगा। मैंने 2 मुतवाज़न झटके लगाए और दोनों हाथों की शहादत को जड़ से काट डाला। कटी हुई दोनों उंगलियां सीख कबाब की शक्ल में बिस्तर पर जा गिरी। मैंने रब्बी के हाथों पर जिस दर्जे का सितम तोड़ा था उससे अंदाजा लगाया जा सकता था वो इन लम्हात में दर्द के किस समंदर में डूब डूब कर उभरा होगा और उबर उबर कर डूबा होगा। मैं रब्बी की कसम परसी और बेचारगी को अल्फाज में बयान करने की जरूरत नहीं महसूस करता। आप अपने एहसास को आजमा कर बाखूबी इसका अंदाजा लगा सकते हैं। बहरहाल रब्बी की हालत से मेरे दिलो दिमाग ने गहरा सुकून महसूस किया। उंगली कटे हाथों से खून जारी हो गया। मैं चूंकि रब्बी को जिंदा रखना चाहता था, लिहाजा सैलाने खून को फौरी तौर पर रोकना जरूरी था। इस मकसद की खातिर मैं फर्स्ट एड का सामान अपने साथ लाया था। आइंदा 5 मिनट के अंदर अंदर मैंने उसके दोनों घायल हाथों पर शाफी ड्रेसिंग कर दी। फिर उसके चेहरे को अपनी जानिब मोड़ते हुए गंभीर लहजे में कहा, मोशे हाइमन, अब इस खंजर पर तुम्हारा खून भी लग चुका है। मैंने मजकूरा खंजर को उसकी आंखों के सामने लहराया। तुम्हें बता चुका हूं पहले इस खंजर की दाढ़ पर किसका खून मौजूद था। यूं समझ लो ये ब्लड क्रॉस मैच टेस्ट हो रहा है। बहुत जल्द इस टेस्ट की रिपोर्ट भी आ जाएगी, जिससे वादे तौर पर पता चल जाएगा कि किसके खून ने किसके खून को आलूद कर दिया था। जब इंसान जिस्मानी तकलीफ से गुजर रहा होता है तो उसके सोचने समझने की सलाहियत भी बुरी तरह मुतासर होती है और किसी एक जानिब वो तवज्जो मबजूल नहीं कर सकता। इस तनाजुर में रब्बी अब किसी भी हवाले से खतरनाक नहीं रहा था। रब्बी के लिए इन अज़ियतनाक लम्हात में उसे कायम रखना मुमकिन नहीं रहा था। मैंने डायरेक्ट उसकी आंखों में देखते हुए गहरी संजीदगी से कहा, मोशे हाइमन, मैं अब यहाँ से रुखसत हो रहा हूँ और जाते जाते मैं तुम्हें चंद अहम नकात नोट कराना चाहता हूँ। अगर मेरी नसीहत को पल्ले बांध लोगे तो बची कुची जिंदगी को आराम और सुकून से गुजार लोगे। बसूरत दीगर तुम्हारे साथ जो कुछ पेश आएगा तुम उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। मेरे लहजे में इस दर्जे की संगीनी भरी हुई थी कि वो सहमी हुई नजर से मुझे देखने लगा। मैंने गहरी सांस खारिज की और अपनी बात को मुकम्मल करते हुए नहायत ही ठहरे हुए लहजे में कहा, तुम इस बात का बखूबी अंदाजा हो चुका होगा कि इस वक्त तुम पूरी तरह मेरे रहमो करम पर हो। इस बंगले के दोनों मनाजिल में पाए जाने वाले तुम्हारे तमाम हिमायती और खिदमत गुजार इस काबिल नहीं रहे कि अपनी नाक पर बैठी हुई मक्खी को उड़ा सकें। वो तुम्हारी मदद को क्या खाक आएंगे। मैं चाहूं तो पलक झपकने में तुम्हें मौत के घाट उतार सकता हूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर रहा। मैं ऐसा क्यों नहीं कर रहा, इसकी 2 वजूहात हैं। नंबर 1, अपनी दोनों शहादत कटवा कर तुम आज़ाई यानी उज़वी महरूमी का शिकार हो चुके हो। इसके अलावा इन दिनों तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं है। ये बात तो तुम्हें भी अच्छी तरह मालूम है कि हमारे यहाँ बीमार और ऐबी जानवर की कुर्बानी कबूल नहीं होती। मैं भर को मुतवक्किफ हुआ, फिर उसी अंदाज में बात आगे बढ़ाते हुए बोला, नंबर 2, तुम अपनी कौम के मजहबी और रूहानी पेशवा हो और दुनिया के तमाम मज़ाहिब के बारे में तुम्हारी मालूमात बहुत वसी हैं। तमाम तर मनफी सोच और तकरीबी सरगर्मियों के बावजूद भी बिलाशुबा तुम इल्म का एक समंदर हो। किसी आलम की मौत दर हकीकत मर्गे इल्म है और मेरा मजहब इसकी मुजम्मत करता है। मैं जिस मजहब से ताल्लुक़ रखता हूँ वो दीगर मज़ाहिब और मजहबी रहनुमाओं के एहतराम का दर्स देता है। मैंने तुम्हारे दोनों हाथों के साथ जो कुछ किया इसे एक छोटी सी तादीबी कार्रवाई समझ लो। तुम्हें मुझ पर और मेरी कौम पर किसी भी हाथ की उंगली उठाते हुए 100 मरतबा सोचना पड़ेगा, क्योंकि इस मकसद के लिए उठने वाली उंगलियां तो अपना वजूद खो बैठी हैं। अगर कभी दूसरी उंगलियों की मदद से तुमने कोई बूंदी कोशिश की तो तादीबी के बाद ताजीरी कार्रवाई का नंबर आएगा। मैं उसके पास से उठा और अपने ज़रूरी सामान को समेट कर बैग में डालने लगा। फिर मैं साहिल के हाथ में हाथ डालकर बेडरूम के दरवाजे पर पहुंचा। अब रब्बी मोशे हाइमन की सूरत मुझे दिखाई नहीं दे रही थी, उसकी करवट दूसरी जानिब थी। मैंने वहां से रुखसत होने से पहले अलविदाई अंदाज में कहा, मोशे हाइमन, मैं मानता हूँ तुम्हारे अंदर हिकमत, इल्म और दानिश का एक अनमोल खजाना छुपा हुआ है, लेकिन तुमने अपनी मनफी सोच के बायस इस सलाहियत को तबाह कर रखा है। फिर मैं तुम्हारे इल्मी बहरे बेकरां का पास और उम्र का लिहाज करते हुए तुम्हें इस इस्लाह का एक मौका दे रहा हूँ, लेकिन याद रखो यह मेरी जानिब से मिलने वाली पहली और आखिरी माफी है। आज के बाद अगर तुमने मेरे मुल्क और कौम की तरफ बैली नजर से भी देखा या किसी किस्म की दुश्मनाना कार्रवाई में मुलव्वस पाए गए तो उंगलियों के बाद गर्दन की बारी भी आ सकती है।
बात खत्म करते ही मैंने एक झटके से बेडरूम का दरवाजा खोला और रब्बी को अंदर बंद करके उस बंगले से निकल आया। आज मैंने दुनिया के एक ताकतवर और बाइख्तियार शख्स को एक सनसनीखेज इनिंग से शिकस्त दी थी। 8 मई का आगाज हो चुका था। इस वक्त रात के 12:40 हुए थे। मैंने बंद वैन की ड्राइविंग सीट संभाल ली थी। मेरे पहलू में पैसेंजर सीट पर साहिल विराजमान थी और वो बंद वैन बड़े फराटे से बिन गोरियन एयरपोर्ट की जानिब रवाना थी। साहिल ने मेरी तरफ देखते हुए बड़ी लगावट से पूछा, हम इस वक्त किस तरफ जा रहे हैं? हमारा रुख तिल अवीव के बिन गोरियन एयरपोर्ट की जानिब है। ओह, उसने चौंकने वाले अंदाज में एक गहरी सांस खारिज की। इसका मतलब है तुमने इस प्रोग्राम पर अमल शुरू कर दिया है जिसकी तफसील रब्बी को बताई थी। कौन सा प्रोग्राम? मैंने ड्राइविंग पर तवज्जो मरकूज रखते हुए कहा। वो बोली, यही कि हम इसराइल से उर्दन जाएंगे, उर्दन से सऊदी अरब और फिर सऊदी अरब से सीधे पाकिस्तान। वो तो मैं रब्बी को धोखा देने के लिए एक फर्दी कहानी सुनाई थी। मैंने कहा, एक बोगस प्लान जिसकी रोशनी में वो हमें तलाश करते हुए जहां जहां जी चाहे झक मारता रहे। उसने हैरत भरी नजर से मुझे देखा और इस्तफसार किया, फिर तुम्हारा असल प्रोग्राम क्या है? हम रातों रात बाई रोड तिल अवीव से निकलकर यरूशलेम पहुंचेंगे। मैंने ठहरे हुए लहजे में बताया। यरूशलेम से अगले रोज यानी 9 मई को हम मिस्र के लिए रवाना हो जाएंगे। उसके बाद मिस्र से इंग्लैंड और इंग्लैंड से सीधे तिब्बत पहुंच जाएंगे। तिब्बत? उसकी सरसराती हुई आवाज मेरी समा तक पहुंची। हम तिब्बत क्यों जा रहे हैं? यह तफसील बयान करने का मौका नहीं था, इसलिए मुख्तसर अल्फाज में मैंने उसे बताया। मैं खास प्रोग्राम के तहत लासा, तिब्बत से लंदन, इंग्लैंड और लंदन से कायरा मिस्र पहुंचा था। फिर मिस्र से इसराइल में दाखिल हुआ हूँ। इसी खास प्रोग्राम के बकिया हिस्से पर अमल करके मुझे वापस तिब्बत पहुंचना है। तिब्बत जाने का सबब चिंग फोरन पूछी का हुक्म है। चिंगफू लहासा के जोखांग टेम्पल का चीफ लामा है। इस प्रोग्राम की तफसील मैं तुम्हें फुर्सत मिलने पर बताऊंगा। फिलहाल सिर्फ इतना समझ लो कि हमारी जिंदगी में चिंगफू नहायत ही अहम किरदार अदा कर रहा है। उसने मुझे तिब्बत का दामाद करार दिया है और उसी के हुक्म पर मैं तुम्हें रब्बी के चुंगल से निकाल कर तिब्बत पहुंचा रहा हूँ। अगर चिंगफू की मुशावरत और ताबुन मुझे हासिल ना होता तो ये काम इतनी आसानी से होने वाला नहीं था। तुम ठीक कहते हो वैदान, वो ख्वाबनाक लहजे में बोली। वाकई मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि हम दोनों आपस में मिल चुके हैं। उस मनहूस शख्स रब्बी ने हमारे दरमियान जुदाई की फलक बोस दीवार खड़ी कर दी थी। मैंने कहा, यकीन कर लो कि हम एक हो चुके हैं और अब दुनिया की कोई ताकत हमें जुदा नहीं कर सकती। रब्बी और उसकी उठाई हुई आसमान तक बुलंद दीवारें जुदाई दीवारें गिरिया से ज्यादा हैसियत नहीं रखती और मैंने तुम्हारी नजर के सामने ऐसा बंदोबस्त कर दिया है कि बाकी उम्र ये शख्स उसी खुद साख्ता दीवार से सर टिकाकर गिरिया और जारी में गुजार देगा।